अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया में जॉब्स के रिलेटेड ये मैंने इंटरव्यू कंडक्ट किया मिस्टर वसीम इकबाल से, जो कि एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर का, गल्फ़ का इनका एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान में ये बिग फोर ऑडिट फर्म्स के साथ भी एसोसिएटेड रहे हैं। सर्विसेज सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, तो इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। एंड करंटली सऊदी अरेबिया में इन्वेस्टमेंट कंपनी बहुत बड़ी है, इनके साथ एज अ सीनियर अकाउंटेंट ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज इनसे हम क्या एक्चुअली सारी डिस्कशन करने वाले हैं, पहले आप ये इंट्रोडक्शन देख लें, देन हम इंटरव्यू का आगाज़ कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम ये देख रहे होंगे कि कोई अगर ग्रेजुएट है, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कोई मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट उसने की हुई है, या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का बैकग्राउंड है जिसमें सीए, सीसीए, सीएमएस आ जाते हैं, तो कौन कौन सी जॉब पोजीशंस होती हैं फॉर एंट्री। फिर कंपनी की जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, ऑडिट फर्म्स की जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या होती हैं। इसके अलावा वहाँ पे किन सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा होता है, किन का आपको आइडिया होना चाहिए। देन कोई इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट होती है कि आपको कोई एक्सेल वगैरह पे काम आए। देन सैलरी पैकेजेस क्या होते हैं, एवरेज सैलरी पैकेजेस, वहाँ पे आपका बजट कितना होना चाहिए, कितने आपके एक्सपेंसेस आ जाएंगे, कितनी आप वहाँ पे सेविंग कर सकोगे। इसके बाद आप वहाँ अप्रोच कैसे कर सकते हो, क्या आपको वहाँ पे विजिट वीज़ा पे जाना पड़ेगा, अकामा लेना पड़ेगा, पाकिस्तान में रहते हुए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, करना है तो किस तरह अप्लाई करना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली लास्ट में, कि क्या ऐसा भी अपॉर्चुनिटी होती है कि कोई कंपनी सऊदी अरेबिया की है और पाकिस्तान में या इंडिया में या कोई भी कंट्री जहाँ से आप हैं वहाँ पे ऑनलाइन या वर्चुअल काम कर लें। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करने हैं। बड़ा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है, आपका आप फीडबैक भी काफ़ी मुफीद होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मेहताब, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला तो मेरा ये क्वेश्चन होगा कि अगर कोई ग्रेजुएट है या उसने मास्टर्स किया है या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का उसका बैकग्राउंड है किसी भी पर्सन का, और वह सऊदी अरेबिया में मूव करना चाहता है, तो एंट्री लेवल जॉब्स क्या हो सकती हैं हमारी फील्ड में रहते हुए। जी मेहताब, तो इसमें डिफरेंट है कि जैसे अगर ग्रेजुएट है तो ऑब्वियसली उसके लिए एक एंट्री लेवल डिफरेंट होगा। एक मास्टर्स की हुई है जिस बंदे ने, पोस्ट ग्रेजुएट है, उसके लिए डिफरेंट पाथ, एंट्री पाथ होगा। और इसी तरह अगर एक कोई बंदा प्रोफेशनल क्वालिफाइड है लाइक सीए, एसीसीए, तो उसके लिए एंट्री रूट थोड़ा डिफरेंट होगा। अगर हम स्टार्ट करते हैं प्रोफेशनल से, तो प्रोफेशनल्स के लिए जो सबसे बेस्ट रूट है वो है ऑडिट फर्म्स को ज्वाइन करना। और ऑडिट फर्म्स को वो एज ऑडिट एसोसिएट ज्वाइन करते हैं, और बहुत इजी, सबसे इजी पाथ है ये। दूसरा बात ये है कि इंडस्ट्री को ज्वाइन करें। इंडस्ट्री को ज्वाइन करना थोड़ा सा टफ है, टफ इन द सेंस कि यहाँ की जो मार्केट है उसकी डायनामिक्स ये है कि ये लोग प्रेफर करते हैं उस बंदे को जो फिजिकली यहाँ पे हो। तो जो बंदा एंट्री ले रहा है वो ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं होगा, पाकिस्तान में होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा टफ होगा। लेकिन जो ऑडिट फर्म्स हैं वो ऑडिट डिपार्टमेंट में, कंसल्टेंसी में, या टैक्स डिपार्टमेंट जिसको यहाँ पे वैट बोला जाता है, उसमें वो हायर कर लेते हैं। तो प्रोफेशनल्स के लिए तो ये एंट्री रूट है। इसी तरह अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट्स जिसमें एमकॉम, एमबीए वगैरह आ जाते हैं, तो उनके लिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एंट्री एक बड़ा अच्छा रूट है। उसमें सीनियर अकाउंटेंट या फिर अकाउंटेंट लेवल की जॉब्स होती हैं जिनको वो परसू कर सकते हैं। और अगर हम बात करें ग्रेजुएट लेवल की, जैसे बीकॉम है, बीबीए है, बीएस ऑनर्स इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस है, तो उनके लिए भी अकाउंटेंट लेवल की जॉब्स या डाटा एंट्री, डाटा डाटा रिकॉर्डर या डाटा एंट्री कंट्रोलर, इस तरह की जॉब्स होती हैं जो कि वो परसू कर सकते हैं। अच्छा वसीम भाई, ये बताएं कि एंट्री लेवल जॉब्स के लिए कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और क्या जॉब डिस्क्रिप्शंस देखी जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि ठीक है कंपनी में अप्लाई कर दो, ये नहीं देखना कि कंपनी क्या वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शंस होंगी और कैसे अपनी सीवी बनानी है। तो आप इसके बारे में ज़रा बताइएगा, जॉब डिस्क्रिप्शंस कौन सी हो सकती हैं वहाँ पे। जी बिल्कुल, बड़ा बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। बिल्कुल, हमारे जो स्टूडेंट्स या हमारे जो बच्चे हैं या जो यंगस्टर्स हैं वो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। एक सीवी बनाई, कोई भी जॉब देखी, उसके ऊपर धड़ाधड़ अप्लाई करते जाते हैं, और मतलब ना वो जेडी देखते हैं कि जेडी क्या, जेडी उनकी सीवी से या उनकी क्वालिफिकेशन से मैच कर रही है नहीं राइट। कर रही। और फिर वो बाद में यही शिकवा कर रहे होते हैं कि कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आया, हमें कोई सच पॉजिटिव फीडबैक नहीं आ रहा। तो उसमें ये है कि जॉब अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो पहले तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखें कि क्या आप, आपकी जो सीवी में आपने लिखा है और वो जो रिक्वायर कर रहा है एम्प्लॉयर, आप उससे मैच भी करते हैं कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे मतलब अकाउंटेंट की जॉब है अगर, तो उसमें सारा अकाउंट्स की बुक कीपिंग से लेके रिकॉर्डिंग, डाटा डाटा की बुक कीपिंग हो गई, सारे फाइलिंग, हर चीज जो है वो उसमें आ रही होती है। तो अगर थोड़ा आपने अगर कहीं पे अप्लाई करना है तो एक सीवी हर जॉब के लिए नहीं चलती, तो आपको थोड़ा सा अपनी सीवी को मोल्ड करना है। जॉब
की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जेडी क्या है, पोजीशन क्या है, उसके हिसाब से उसको मोल्ड करें और फिर अप्लाई करें। डेफिनेटली अगर आप ये करेंगे तो आपका जो रिस्पॉन्स है, उसका रिस्पॉन्स रेट पॉजिटिव साइड पे बढ़ जाएगा। तो उसमें ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि हमने ना स्टार्ट में ये बेस बना दी थी कि ऑडिट फर्म में भी लोग जा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में भी जा सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से तो ये आपका बिल्कुल आंसर वैलिड है कि देखनी चाहिए कि जॉब डिस्क्रिप्शंस किस तरह से हैं। ठीक है, अकाउंट्स पेएबल, रिसीवेबल, बुक कीपर की कौन कौन सी जॉब डिस्क्रिप्शंस होंगी। ज़रा ऑडिट फर्म्स के बारे में भी बता दें कि अगर कोई ऑडिट एसोसिएट के लिए अप्लाई करने जा रहा है तो वहाँ पे कोई भी फर्म है, चाहे बिग फोर है या अदर देन बिग फोर है, तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अच्छा, अब अगर हम दूसरी तरफ, अभी तो हमने बात की इंडस्ट्री की, दूसरी तरफ अगर हम बात करें ऑडिट फर्म्स की, जैसे हमने कहा कि प्रोफेशनल्स के लिए एक इजी रूट है या एक आसान रूट है ऑडिट फर्म्स को ज्वाइन करना। और उसमें नॉर्मली क्या होता है, जो फ्रेश हमारे जो फर्म से निकल रहे होते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए जो एक पोजीशन ऑफर की जा रही होती है वो नॉर्मली ऑडिट एसोसिएट या सीनियर ऑडिट एसोसिएट की होती है। तो उसमें उनको ये इंश्योर करना है कि जो उनकी सीवी है वो रेलिवेंट हो, जो भी उन्होंने फर्म्स में अपना एक्सपीरियंस एक्वायर किया है उसके मुताबिक करें। कोई एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट लिखें, और सारा जो भी उन्होंने फर्म का जो ऑडिट साइकिल होता है उसको प्रॉपरली डिफाइन करें, ताकि अगला बंदा जब सीवी देखे तो उसको पता हो कि यार इसको पूरे ऑडिट साइकिल का आइडिया है। जो भी लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं उनका हवाला जरूर दें, जैसे आजकल IFRS 15, 16, 17 ये स्टैंडर्ड्स हैं जो कि लेटेस्ट हैं और थोड़े कम्प्लेक्स हैं, और इसी तरह IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाला। तो उन चीज़ों का हवाला दें, बताएं कि हमने जो क्लाइंट्स किए उनके ऊपर ये स्टैंडर्ड्स अप्लाई हुए हैं और हमने उनकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन को टेस्ट किया हुआ है। तो ये चीजें उनको देखने की जरूरत है। ऑडिट साइकिल, पूरा ऑडिट साइकिल का एक ओवरव्यू उनकी सीवी से मैसेज जा रहा हो कि उन्होंने पूरा ऑडिट साइकिल किया है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने एज अ जूनियर भी किया और एज अ सीनियर भी ऑडिट्स किए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान की निस्बत यहाँ पे थोड़ा सा ऑडिट का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। पाकिस्तान में तो सीनियर होता है, फिर सेमी सीनियर और जूनियर होता है, इस तरह टीम की कंपोजिशन होती है। यहाँ पे ऑडिट एसोसिएट इंडिविजुअल होगा या मैक्सिमम होगा तो 2 बंदों की टीम होती है, और उन्होंने एक वीक में या मैक्सिमम 2 वीक्स में ऑडिट क्लाइंट करना होता है। मतलब लिस्टेड क्लाइंट्स भी इवन 2 से ढाई वीक्स में यहाँ पे कंप्लीट कर रहे होते हैं, क्योंकि टाइट डेडलाइंस होती हैं। पाकिस्तान में तो 3-3 महीने ऑडिट क्लाइंट्स हमारे चल रहे होते हैं और बड़ी बड़ी टीम्स होती हैं। तो इस वजह से इधर जो हायरिंग पर्सन होते हैं वो ये चीज देख रहे होते हैं कि क्या ये जो रिसोर्स हम हायर कर रहे हैं इसको पूरा ऑडिट साइकिल का आइडिया है, इसने एज अ सीनियर ऑडिट परफॉर्म किया कि नहीं, और ये क्या इंडिविजुअली पूरा ऑडिट लेके चल सकता है कि नहीं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे टीम्स उस तरह से नहीं होती कि पाकिस्तान की तरह के 5 या 6 बंदों की टीम होगी, नहीं। यहाँ पे सिंगल एक ऑडिट एसोसिएट होगा, उसने अकेले ही ऑडिट करना है, और बाद में मैनेजर और पार्टनर का फिर रिव्यू होता है। तो इस चीज को मेक श्योर करें कि वो अपनी सीवी के थ्रू और इंटरव्यू में ये मैसेज अपना पॉइंट उसको कर सकें, अपने पॉइंट को मना सकें कि उन्होंने सीनियर एज अ सीनियर ऑडिट किए हुए हैं और वो सिंगल हैंडेडली ऑडिट्स को लेके चल सकते हैं। राइट। यहाँ पे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऑडिट फर्म को छोड़ के हम इंडस्ट्री की बात करते हैं और वहाँ पे आप बिगनर या एंट्री लेवल की टॉप 5 जॉब पोजीशंस को बताएं, तो आप काइंडली ये बता सकते हैं कि कौन कौन सी पोजीशंस जो हैं वहाँ पे ज़्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, और इंडस्ट्री में मैं अभी इसमें बात करूंगा ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स की। तो जो मेन जॉब्स हैं उसमें डाटा कंट्रोलर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, ये कोर जॉब्स हैं जिनकी मतलब डिमांड है और जो कि जॉब्स भी काफी ज्यादा आ रही होती हैं। ठीक है। और इसमें अगर हम जॉब डिस्क्रिप्शंस की बात करें तो वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की टाइप क्या है और वो कौन से डिपार्टमेंट में एक्चुअली वो जा रहा है। बिल्कुल, इसमें भी बिल्कुल आप जैसे मतलब अगर कोई छोटी कंपनी होगी तो उसमें चीफ अकाउंटेंट की या सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट होगी और उसने सारे एरियाज को देखना होगा। मतलब उसमें ये होगा कि उसने एपी को भी एक ही बंदा देख रहा होगा, AR को भी वही देख रहा होगा, बैंक्स को भी वही देख रहा होगा, सेल्स को भी, हर साइड को वो देख रहा होगा। लेकिन इसी तरह अगर कोई बड़ी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, कोई कंपनी है जिसके ऑपरेशंस बहुत ज्यादा है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें एपी, जैसे हमारे वहाँ पे अकाउंट्स पेबल एग्जेक्टिव होता है, तो इसी तरह यहाँ पे भी एपी का एक डेडिकेटेड रिसोर्स होगा। तो उसमें वो सिर्फ एपी को देख रहा होगा कि उसका काम है सप्लायर्स की इनवॉइसेस की, सारी इनवॉइसेस की कंप्लीटनेस को इंश्योर करना, उनकी टाइमली डाटा एंट्री रिकॉर्ड करना, फिर इसी तरह टाइमली पेमेंट्स को प्रोसेस करवाना, और इस सारे प्रोसेस की डॉक्यूमेंटेशन को इंश्योर करना। तो वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, बड़ी है, कितने ऑपरेशन हैं, उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वो स्प्लिट कर देंगे कि एपी के एग्जेक्टिव, एपी का अकाउंटेंट या AR का अकाउंटेंट। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे छोटी या मीडियम ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा है, तो एक ही बंदा सारे एरियाज को देख रहा होता है कि उसी ने एपी को भी देखना है, AR को भी देखना है, पेमेंट्स को भी फॉलो अप करना है, अपनी जो उनकी रिसीट्स है उनको भी फॉलो अप करना है, बैंक्स को भी देखना है। तो इस तरह से है उसमें। अच्छा वसीम भाई, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है
इंडस्ट्री की बात हो या ऑडिट फर्म्स की बात हो, तो साफ ज़ाहिर है वहाँ पे कोई रजिस्टरों में तो काम नहीं हो रहा होगा, सारे अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर ही यूज़ कर रहे होंगे अकाउंटिंग के लिए या बुक कीपिंग के लिए। तो ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया में ऑडिट फर्म्स में ऑडिट के कौन से सॉफ्टवेयर ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं? चलें वो तो डिपेंड करता है ऑडिट फर्म्स पे। ख़ास तौर पे इंडस्ट्री में कौन से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स पे ऊपर काम हो रहा होता है मीडियम स्केल एंड बड़ी स्केल की ऑर्गेनाइजेशंस में, ताकि जो भी वहाँ पे अप्लाई करना चाहता है उसको आइडिया हो जाए कि भाई पहले वो इन पे ज़रा काम कर ले। जी मेहताब, जैसे फर्म्स का तो आपने खुद बोल दिया। जैसे मतलब जो भी फर्म होगी वो अपना इंटरनल उनका ऑडिट टूल्स होते हैं वो यूज कर रहे होंगे। जैसे पीडब्ल्यूसी का अपना ऑडिट का सॉफ्टवेयर है, ईवाई का अपना है, केपीएमजी का अपना है, जीटी का अपना है। तो वो जो भी फर्म होगी उनका जो रेलिवेंट ऑडिट सॉफ्टवेयर है वही जो पाकिस्तान में यूज हो रहा होगा वही यहाँ पे यूज हो रहा होता है, क्योंकि वो एक ग्लोबल उनका ऑडिट सॉफ्टवेयर होता है। इंडस्ट्री की तरफ हम आते हैं तो इंडस्ट्री में मोरलेस पाकिस्तान की तरह ही है कि डिपेंड करता है छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, या बहुत बड़ी मतलब लिस्टेड कंपनी है। तो लिस्टेड कंपनीज की बात करें या जो लार्ज स्केल कंपनीज हैं उनमें तो पाकिस्तान की तरह यहाँ पे भी मोस्टली ओरेकल या सैप सैप A1 B1 या ओरेकल का डिफरेंट कोई ना कोई वर्जन चल रहा होता है। तो ओरेकल ज्यादा यहाँ पे मतलब ओरेकल मैंने अभी तक ओरेकल ही देखा है। तो बड़ी कंपनीज में ओरेकल है या सैप है। इसी तरह अगर हम मीडियम कंपनीज की बात करें या जो स्मॉल एंटिटीज होती हैं उनमें यहाँ पे ओडू, माइक्रोसॉफ्ट ओडू 365, ये काफी ज्यादा हैं। और इसके अलावा बाकी जो टैली, पीचट्री और एक वो भी है क्विक बुक्स, ये भी चल रहे होते हैं। तो और मैंने जैसे पहले ही कहा कि यहाँ पे ज्यादा कंपनीज छोटी हैं या मीडियम साइज हैं, तो उनमें यही सॉफ्टवेयर होते हैं। ओरेकल या सैप जरा थोड़ा सा कम है, ज्यादा यहाँ पे क्विक वो बुक्स कॉस्टली ज़्यादा पड़ है। जाता एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ऑब्वियसली वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस देख रहे होते हैं। है। यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो जिनके ऑपरेशंस कम है एक्चुअली वो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, जिस तरह क्विक बुक्स हो गया, ज़ीरो, टैली वगैरह इस तरह के सॉफ्टवेयर। बिल्कुल 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 ऐसी। अच्छा, अगला ये इसी के रेलिवेंट ही मेरा ये क्वेश्चन होगा। चलें, ये भी अक्सर कंपनीज तो रिक्वायरमेंट में ही लिखा होता है कि भाई आपको इंडियन सॉफ्टवेयर पे थोड़ा काम आए, तो सॉफ्टवेयर आएगा तो प्रेफरेंस ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसकी ज़रा इंपॉर्टेंस भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चलें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम कर लिया, कोई बैकएंड पे अगर रिकॉन्सिलेशन या वर्किंग वगैरह करनी है तो क्या इसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है, या बस ठीक है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ गए तो ये काफ़ी है? नहीं बिल्कुल मेहताब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सबसे जरूरी मैं तो इसको ऑडिट सॉरी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से भी ऊपर प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि आप फर्म में हैं, इंडस्ट्री में हैं, कहीं पे भी हैं, एक्सेल तो समझ लें कि अकाउंटेंट्स की जान होता है। तो एक्सेल के बगैर तो अकाउंटेंट्स का गुजारा नहीं है। इवन वर्ड प्लस पावर पॉइंट भी उसमें ऐड ऑन करें करना बेहतर है, लेकिन एक्सेल के ऊपर आप किसी भी लेवल पे, आप एंट्री लेवल पे आ रहे हैं, मैनेजर लेवल पे आ रहे हैं, जिस पे भी एक्सेल बहुत जरूरी है। स्पेशली जो हमारे ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे आपने खुद कहा कि जितने मर्जी सॉफ्टवेयर हो, बैंक रिकंसिलिएशन है, रिपोर्टिंग है, डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स होती हैं। हर रिपोर्ट आपकी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से नहीं निकल सकती, ठीक है। मैनेजमेंट की 100 तरह की रिक्वायरमेंट होती हैं। वो कोई भी चीज कह देते हैं, वो कह देते हैं अच्छा मुझे ये वाली पोजीशन दिखाओ जो कि आपके सिस्टम में नहीं है। तो जब तक आपकी एक्सेल के ऊपर ग्रिप नहीं होगी, आप अपने जेडी को या अपने मैनेजमेंट को उस तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो एक्सेल सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, चाहे आप ऑडिट फर्म्स में हैं, आप इंडस्ट्री में हैं, आप एंट्री लेवल जॉब पे हैं, मैनेजरियल लेवल जॉब पे हैं, तो बहुत जरूरी है। मैं उसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वाले पॉइंट में ही मैंने ऐड ऑन करना था, लेकिन वो अगला क्वेश्चन आ गया। क्योंकि यहाँ पे जो छोटी कंपनीज हैं, मतलब आप कह लो कि सिंगल मेंबर कंपनीज हैं, या फिर ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट ओन कंपनी या स्टेट ओन कंपनीज कह लें, उनमें अक्सर में तो सॉफ्टवेयर भी नहीं है और वो एक्सेल पे ही चल रही होती हैं। तो वो उसमें एक्सेल बुक कीपिंग तक एक्सेल में हो रही होती है। तो अगर सौदिया के हवाले से बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेल के ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप होना। और डेफिनेटली मैनेजमेंट रिपोर्टिंग तो हो ऐसी कंपनीज में हो ही एक्सेल पे रही होती है। राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सैलरी को लेके, लेकिन उससे पहले ना मैं एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। और आप यहाँ पे ना एक्चुअली बता रहे हैं कि मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन एंड देन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये बताएं कि जॉब्स की ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ किन ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादा निकलती है, कि बंदे को पता हो कि ठीक है इन ऑर्गेनाइजेशन में बंदे को ज़्यादा अप्लाई करना चाहिए? अच्छा, इसमें मेहताब ये है कि जॉब्स, क्योंकि आपको पता होगा कि सऊदीया की जो इकोनॉमी है इस टाइम टॉप 5 में है। मतलब मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा एग्जैक्ट नंबर, सेकंड पे या थर्ड पे, लेकिन जो इनकी इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है टॉप 5 में। तो मतलब इकोनॉमी इनकी बहुत तेजी से माशाल्लाह ग्रो कर रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, हर चीज में एक्सपेंशन हो रही है। तो हर सेक्टर में ही जॉब्स हैं और बहुत ज्यादा हैं।
अच्छी जॉब्स निकल रही हैं। और फिर उसमें अब जैसे आप कह रहे हो कि छोटे सेक्टर में या बड़े सेक्टर में, बड़ी कंपनीज में नहीं, उसमें सेक्टर्स को हम अगर सेक्टर्स की बात करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत जॉब्स हैं, उसमें अब बड़ी कंपनी भी हो सकती है, छोटी कंपनी भी हो सकती है। तो ये कंस्ट्रक्शन का सेक्टर हो गया, इसी तरह इन्वेस्टमेंट्स का सेक्टर हो गया, रियल एस्टेट का सेक्टर हो गया, आईटी का सेक्टर हो गया। आईटी में क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो रही है, हर चीज में आईटी डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो आईटी रिलेटेड कंपनीज होगी, इनमें बहुत ज्यादा बूम है इस टाइम। तो इन सारे सेक्टर्स में बहुत ज्यादा जॉब्स आ रही हैं। तो मेरा ख्याल है उसको हम ये कहें कि छोटे कंपनीज या बड़ी कंपनीज, उसकी बजाय हमें सेक्टर्स पे फोकस करने की जरूरत है। अब जैसे यहाँ पे टेक्सटाइल या अपैरल या उस तरह से नहीं है, तो टेक्सटाइल सेक्टर की जॉब्स नहीं होंगी यहाँ पे। तो इस तरह से हमें, इसी तरह होम अप्लायंसेस की अगर मैं बात करूँ तो होम अप्लायंसेस की यहाँ पे एज सच कंपनीज नहीं है, तो हमें होम अप्लायंसेस की जॉब्स उस तरह से नजर नहीं आ रही होंगी। तो हमें सेक्टर्स पे फोकस करने की जरूरत है कि कौन से सेक्टर इनके ग्रो कर रहे हैं, जो इकोनॉमी का मेजर पार्ट है, तो उन सेक्टर्स के ऊपर हम फोकस करें। राइट। अच्छा वसीम भाई, अभी ना मैं आपसे सैलरीज के बारे में पूछना चाहूँगा कि अगर कोई ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बंदे ऑडिट फॉर्म में जा रहे हों या ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच कर रहे हो, तो वहाँ पे एवरेज सैलरी पैकेजेस क्या होंगे? लोकल करेंसी में आपने बताना है, साफ ज़ाहिर है कि हमारी जो करेंसी है वो तो हाई दिन अप एंड डाउन हो रही होती है, तो जो रेट होगा वो ऑडियंस मल्टीप्लाई कर लेंगी अकॉर्डिंगली। अच्छा, ये सबसे सबसे टफ क्वेश्चन आपने किया है। सैलरी रेंजेस बताने से पहले पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मतलब ये मैं कोई भी मेरे से क्वेश्चन कर रहा हो या मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं ये चीज जरूर करता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी जो बंदा जॉब के लिए आ रहा है, वो दो दो फैक्टर्स को जरूर माइंड में रखे। एक तो ये कि जो आपकी सैलरी है उसका, वो आपका रिस्क जो है वो अल्लाह ताला ने देना है, ठीक है? तो उसका किसी के साथ कंपैरिजन ना करें कभी भी। अब आप अपनी सैलरी देखें और बस उस चीज को करें। बाकी सैलरी रेंजेस की जहाँ तक आपने बात की, तो उसमें वही मैंने जैसे कहा कि वो मतलब थोड़ा बहुत उसमें लक का फैक्टर भी होता है, लेकिन अगर एक एवरेज की बात करें तो जो हमारे, और एवरेज प्लस ये मैं वो रेंजेस बता रहा हूँ जो बिगिनर्स को है, फ्रेश वालों को है। तो अगर हम बात करें ग्रेजुएट से स्टार्ट करें, तो ग्रेजुएट्स की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो ऑन एवरेज 4 to 6 thousand की रेंज में उनको मिल जाती है। इसी तरह अगर हम ग्रेजुएट्स की, पोस्ट ग्रेजुएट्स या मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट्स की या उनकी बात करें, तो उनको समवेयर अराउंड 8 to 10 इसके दरमियान में मिल रही होती है। और अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करें, तो प्रोफेशनल्स में ये है कि उनको फर्म्स में जो एंट्री मिल रही होती है वो 12 के अराउंड मिल रही होती है, 12,000 सऊदी रियाल के आसपास मिल रही होती है। उसमें भी थोड़ा सा फैक्टर ये होता है कि बिग फोर थोड़ा सा बेहतर ऑफर कर रही होती है और नॉन बिग फोर जो है थोड़ा सा स्लाइटली कम कर रही होती हैं। और इसमें एक और चीज ऐड कर दूं कि ये सैलरीज को देख के अब बच्चे सोच रहे होंगे कि कम है या क्या है। इसमें जो सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है वो ये है कि जब आपको यहाँ का 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो यहाँ पे जंप्स बहुत अच्छे लगते हैं। आप कह लो कि 40 to 50% मिनिमम जंप लग रहा होता है आपका, ये मिनिमम बता रहा हूँ। और कई लोगों की तो डबल भी हो रही होती है 2 या 3 साल बाद, जब वो स्विच कर रहे होते हैं, तो अच्छे बहुत अच्छे जंप्स मिल जाते हैं। हाँ, स्टार्ट जब आप ले रहे होते हो तो यहाँ की एक इंडस्ट्री का माइंडसेट है कि वो आपको फ्रेश ट्रीट करते हैं। इवन आप अगर आपका पाकिस्तान का एक्सपीरियंस भी हो तो आपको फ्रेश ट्रीट करते हैं, लेकिन जब आपका 2 से 3 साल का यहाँ का एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर आपकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो मेरी एडवाइस यही है कि अगर किसी को स्टार्ट मिल रहा है और कम सैलरी पे भी है तो वो मूव कर ले। सही। अच्छा यहाँ पे ना वसीम भाई, आपसे मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगा, चले सैलरीज का तो हमें पता चल गया। फॉर एग्जांपल आप गए हैं तो वहाँ पे आपने रहना भी है, खाना भी है, ट्रैवल भी करना है। अभी इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, लोग सैलरी का बता देते हैं, इसके ऊपर बात नहीं होती। तो काइंडली ये भी बताएं कि वहाँ पे बंदे के मंथली एक्सपेंसेस कितने आ जाएंगे, और अगर हम फॉर एग्जांपल सैलरी को देखें तो फिर खुद ही हिसाब लगा लिया जाएगा कि हाँ भाई इतनी सेविंग हो जाएगी। अच्छा, उसमें भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। अब जैसे एंट्री लेवल की अक्सर जॉब्स जो होती हैं उसमें कंपनी आपको ट्रांसपोर्ट प्लस रेजिडेंस दे रही होती है। तो उसके अलावा जो आपका खर्चा होता है, अब मैं ये एज अ सिंगल पर्सन बता रहा हूँ, फैमिली का एक्सपेंस नहीं बता रहा। तो आपका मेन यहाँ पे खर्चा ही रेजिडेंस का है। तो नॉर्मल क्या होता है, एंट्री लेवल की जितनी भी जॉब्स होती हैं, मतलब मोस्टली कंपनीज रेजिडेंस प्लस ट्रांसपोर्ट दे रही होती हैं। तो यहाँ पे मेन खर्चा ही रेजिडेंस का है, तो आपकी रेजिडेंस वहां से कवर हो जाती है। तो अगर आप अकेले रह रहे हैं और यहाँ पे मतलब आपको रेजिडेंस भी मिली हुई है, ट्रांसपोर्ट भी मिली हुई है, तो आपका हार्डली जो खर्चा होता है वो 1,500 से 2,000 का खर्चा होता है। खाने पीने का हो गया उसमें, और बाकी आपका इंटरनेट का खर्चा है, और इसके अलावा तो ऐसा कोई खर्चा नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी आपकी कवर्ड है और रेजिडेंस भी। सही। अच्छा, अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मैं आ रहा हूँ, वो ये है कि किस तरह से पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से कोई भी बंदा अगर देख रहा है तो वो किस तरह से मूव करे। एक तो मेरे माइंड में ख्याल आता है कि यार मैं तो आप पाकिस्तान में बैठे हो, चलो यहीं से अप्लाई कर दो, ठीक है, यहीं से अप्लाई करते हैं।
दूसरा ये तरीका है कि कोई विज़िट वीज़ा होगा या कोई अकामा होगा, अभी मुझे नहीं पता। तो ये आपने मुझे एक्सप्लोर ये किस तरह से बताना है कि एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए कि भाई ये एक तरीका कार है, और इसमें रेफरेंस का फैक्टर भी आप ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा कि उसको किस तरह से देखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल 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 करना है। राइट। अच्छा, एंट्री लेने के डिफरेंट रूट्स हैं। सबसे बेस्ट तो जैसे आपने भी कहा है कि पाकिस्तान से या जो भी अपना आपका कंट्री है, इंडिया में या बांग्लादेश जहाँ होम कंट्री है, आप वहां से अप्लाई करें और आपकी जॉब हो जाए। तो उसमें जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था कि फर्म के लिए तो ये काफी प्रैक्टिकल है और हो भी जाती है इजीली। इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में थोड़ा सा इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनका माइंडसेट ये है कि बंदा फिजिकली यहाँ पे हो। या फिर दूसरा चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट पाकिस्तान में ऐसा सच इतनी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा है रेफरल सिस्टम। लेट से मैं अपनी कंपनी में हूँ, मेरी कंपनी में एक जूनियर अकाउंटेंट की जॉब आती है, तो मेरा बॉस मुझे कहेगा कि यार जूनियर अकाउंटेंट चाहिए, तो कोई बंदा है तो रेफर करो। तो यहाँ पे ये रेफरल वाला सिस्टम बहुत ज्यादा है। रेफरल से मुराद वो सिफारिश नहीं है कि सरकारी जॉब है और बंदा कम्पिटेंट नहीं है और उसको मैं रखवा दूं। रेफरल से मुराद ये है कि अच्छा मेरा कोई दोस्त है या मेरा कोई जूनियर है या मेरा कोई जानने वाला है, मैं उसको पर्सनली जानता हूँ, उसने मेरे साथ काम किया हुआ है, मैं उसको जानता हूँ कि हाँ यार ही नोज कैसे करना है ये सारा जेडी जो भी रेलिवेंट जेडी है। तो रेफरल का यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है सऊदीया में। तो ये एक एंट्री रूट है कि आप अपने जितने भी आपके आपके सर्कल में, आपके फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, जो लोग भी आपके सर्कल में सऊदीया में या गल्फ में जॉब करते हैं, आप उनसे बोलो कि इस तरह मैं सर्च कर रहा हूँ, तो अगर आपके नॉलेज में कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी हो तो आपने मुझे बताना है या मुझे रेफर करना है। और इस तरह यहाँ पे रेफरल के ऊपर सक्सेस रेट भी बहुत हाई है कि मतलब अगर आपको कोई रेफर कर रहा है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आप सिलेक्ट भी हो जाओगे, अनलेस कि आप इंटरव्यू में बहुत ही बुरा परफॉर्म करो, मतलब इंटरव्यू आपका ठीक हो जाए तो आपकी ऑलमोस्ट सर्टन ही होती है। तो सबसे बेस्ट रूट तो यही है कि आप रेफरल ढूंढो। मतलब आप अपने सर्कल में आपके जितने भी जान पहचान वाले दोस्त हैं, सीनियर हैं, जूनियर है, कोई दोस्त है, रिलेटिव हैं, उन सबसे बोलो और उनके सर्कल में या उनके जो भी उनके नॉलेज में कोई भी अपॉर्चुनिटी हो तो वो आपको रेफर करें। एक रूट ये है। इंडस्ट्री फर्म का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके अलावा जैसे यूएई में विजिट वीजा का कॉन्सेप्ट है कि लोग विजिट वीजा लेते हैं, विजिट वीजा पे जाते हैं और वहां पे जाके सर्च करते हैं, तो वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं है। तो उसमें ये है कि मतलब इंडस्ट्री में या फर्म में एक एक नॉर्म है कि जो विजिट वीजा वाला होता है उसको वो कंसीडर ही नहीं करते या इंटरव्यू वगैरह के लिए भी नहीं बुलाते। तो ज्यादा बेहतर यही है कि आप एक तो अप्लाई करते रहें, और दूसरा उसके अलावा ये है कि कोई कोशिश करें कि आपके सर्कल में अगर कोई बंदा ऑलरेडी सऊदीया में जॉब कर रहा है तो उसको आप अप्रोच करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि अगर आपके नॉलेज में कोई भी हो तो उसको करें। अच्छा वसीम भाई, ये आपने मुझे बताना है ज़रा प्रोसेस कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान से सऊदीया मूव करना चाह रहा है, आपने ये बता दिया कि विज़िट वीज़ा वाला वहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है या उसको कंसीडर नहीं किया जा सकता या उसके चांसेस बहुत कम हैं। जो बाकी पॉइंट्स हैं, रेफरेंस हो गया या कंपनीज़ को डायरेक्ट अप्रोच करना हो गया, तो इसका एक्चुअली तरीकाकार क्या हो सकता है? कोई लिंक्डइन है, कोई इंडी.com है, क्या तरीकाकार है? थोड़े से हमें स्टेप छोड़ के बताएं ताकि आसानी हो जाए। अच्छा, उसमें यही है कि रेफरल का तो एक यही है कि आप स्ट्रेट जो जो भी आपके सर्कल में है उनको आप कहें, उनसे आप अपनी सीवी फ्लोट करें और उनको कहेंगे वो भी आगे अपने सर्कल में फ्लोट करें। इसके अलावा लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन पे आप देखते रहें कि सऊदीया से रिलेटेड जो भी जॉब्स हों उनके ऊपर आप अप्लाई करें। और वही बात जो मैंने पहले की थी कि सीवी को आपकी सीवी जेडी के मुताबिक होनी चाहिए और इररेलेवेंट अप्लाई ना करें। लेट से मेरी इंटरनल ऑडिट की एक्सपर्टीज ही नहीं है, अब अगर एक मैनेजर इंटरनल ऑडिट की जॉब है तो मैं जितना मर्जी अप्लाई करूं मुझे रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो जो रेलिवेंट जॉब्स हैं उनको टारगेट करें और अपने सीवी के ऊपर वर्क करें। और एक और चीज, सॉरी मैं पहले नहीं बता सका, इंग्लिश, अपनी इंग्लिश के ऊपर वर्क करें। अक्सर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये प्रॉब्लम आ रहा होता है कि उनकी इंग्लिश बहुत वीक होती है, और यहाँ पे क्योंकि हम अरेबिक स्पीकर तो है नहीं, यहाँ पे या अरबी चलती है या इंग्लिश चलती है। तो इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है ये चीज, इसके ऊपर वर्क करें। और अच्छा। एंट्री की जैसे आपने बात की तो इसके ऊपर वही है, लिंक्डइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा एक बैथ.com है, BAYT.com, ये एक वेबसाइट है जो कि है ही गल्फ की जॉब से रिलेटेड। वहां पे अपना यूजर आईडी, लॉगिन वगैरह, प्रोफाइल बनाए जैसे हम rosie.pk पे पाकिस्तान में बनाते हैं, और उसके ऊपर रेलिवेंट जॉब्स के ऊपर आप अप्लाई करें और एक्टिवली अप्लाई करें तो आपको रिस्पॉन्स आ सकता है। राइट। एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि एक और रूट भी है जो कि मतलब मैं तो एडवाइस बिल्कुल नहीं करूंगा। वो ये होता है कि लोग वीजा परचेज करके आते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर होता है कि वो फिर आ जाते हैं, उनका इकामा नहीं बनता, या जिसके थ्रू आए होते हैं वो बंदा ही नहीं अप्रोच कर रहा होता, तो वो मतलब उसको यहाँ पे इलीगल भी समझा जाता है। राइट। अच्छा, मैं आपसे एक लास्ट मेरा क्वेश्चन ये होगा कि लिंक्डइन या बैट जो भी आपने ये वेबसाइट्स बताई हैं जहाँ पे बंदे ने अप्लाई कर दिया,
अभी इसका ऑनलाइन भी सारा मतलब ऑनलाइन ही होगा पाकिस्तान में या इंडिया में बैठे हुए, और यहीं पे उसकी सिलेक्शन होगी, या फिर भी उसको वो कंपनी बुलाएगी फॉर फाइनल इंटरव्यू इन दैट कंट्री? इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिए, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। नहीं, उसमें यही है कि वो ऑनलाइन ही होता है। मतलब अगर आपकी सीवी कंपनी को पसंद आ गई और वो ऑफ साइट हायरिंग करना चाह रहे हैं, मतलब कि वो सऊदीया में किसी बंदे की बजाय आपसे ऑनलाइन कर लेते हैं, तो वो सारा आपका प्रोसेस ऑनलाइन ही होगा। वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। कुछ कंपनीज के 2 इंटरव्यू होते हैं, कुछ के 3 होते हैं, तो वो जितने भी इंटरव्यूज हैं वो आपके ऑनलाइन होंगे। Right. वो सारा होने के बाद अगर आप उनके क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हो, आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाता है और आपकी सिलेक्शन हो जाती है, वो सारा ऑनलाइन हो जाएगा और उसके बाद वो आपको वीजा वगैरह भेजेंगे और उसके बाद फिर वो वीजा का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो राइट। उसमें ऐसा नहीं है कि वो आपको कहेंगे नहीं आप फिजिकली इधर आओ। और एक और भी बता दें कि फॉर एग्जांपल कंपनी ये सऊदीया में है, जिस तरह भी आप अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो ऐसे भी होता है कि कंपनी वहाँ पे है और बंदा यहाँ पे कोई रिमोट जो वर्चुअल जॉब कर रहा है, इसके कितने चांसेस होते हैं? बिल्कुल, ये एक रिसेंट कॉन्सेप्ट है और कुछ कंपनीज इस तरफ भी स्विच कर रही हैं, क्योंकि डेफिनेटली कंपनीज की कॉस्ट सेविंग हो जाती है। कॉस्ट सेविंग इन द सेंस कि वो कंपैरेटिवली कम सैलरी दे रही होती हैं। सैलरी कम ना भी दे रही है, उनके बाकी एक्सपेंस बच जाते हैं। लेट से ट्रैवल एक्सपेंस बच जाता है, क्योंकि जो एम्प्लॉय यहाँ पे होगा एज पर लॉ उन्हें एनुअल एक रिटर्न टिकट देनी होती है, उनकी वो सेविंग हो जाती है। फिर एम्प्लॉयज की इंश्योरेंस बड़ी कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस होती है यहाँ पे एम्प्लॉयज की, वो कॉस्ट उनकी बच जाती है। इसी तरह बाकी और बेनिफिट्स होते हैं जो कि उनके बच जाते हैं। तो बिल्कुल ये ट्रेंड भी रिसेंट कुछ सालों से शुरू हुआ है और ये भी एक अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि इसमें दो दो फायदे हैं। मतलब एक एम्प्लॉय के लिए, एक तो ये कि उसकी डॉलर बेस्ड सैलरी हो जाती है, तो ऑब्वियसली जो पाकिस्तान में या बाकी कंट्रीज में जो करेंसी डिवैल्यूएशन है उससे वो बंदा बच जाता है। दूसरा ये कि बेशक वो ऑफसाइट है, लेकिन उसकी प्रोफाइल पे एक बाहर की कंपनी का एक्सपीरियंस ऐड होना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल ये भी एक ऑप्शन है। राइट। चलें वसीम भाई, आपने बड़ा ही डिटेल इंटरव्यू कर दिया, टाइम हमने आपसे कम लिया हुआ था और ज़्यादा टाइम ले लिया। थैंक यू सो मच कि आप नहीं, थैंक यू सो मच मेहताब, इट्स ऑलवेज प्लेजर हैविंग यू।